So let's start with the integrated reporting. It's all about slides. सिर्फ आपको slides देखना है और आराम से समझ में आ जाएगा. So what is this integrated reporting all about? ठीक है, तो पहले हम इसका छोटा मोटा हिस्ट्री देख लेते हैं, उसके बाद फिर हिस्ट्री के बाद इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का दूसरे कुछ रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं. ठीक है ना, मतलब उसको कंपेयर करते हैं. यानी इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आई क्यों, यानी एग्जिस्टेंस में आने का इसका रीजन क्या था. ठीक है ना. तो सबसे पहले इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ये एक नया कॉन्सेप्ट है. 2020 एग्जाम सिलेबस में ये डाला गया है. कॉन्सेप्ट 1999 में ही स्टार्ट हो गया था. बिकॉज एक तरीके से देयर वाज अ काइंड ऑफ नीड फॉर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. यानी मतलब दे फेल्ट दैट as with the changing times the reporting should also change. तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया. एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल IIRC 2013 में कुछ लाइक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में कुछ पब्लिश किया उन लोगों ने. ठीक है ना. अब आगे वॉलंटरी रिपोर्ट फॉर कंपनी, यानी ये कंपनी को मतलब उसकी मर्जी, मतलब उसे ये बनाना चाहिए, उसको वॉलंटियर करना चाहिए. इसके लिए वॉलंटियरिंग क्या होता है कि आप अपने खुद से आगे होकर लाइक यू डू इट ऑन योर ओन, यानी बाय लाइक विथ फ्री विश एंड विल. लाइक आपको कोई फोर्स नहीं करता, बट इफ यू डू इट दैट वुड बी अ बेटर थिंग. यानी वॉलंटियरिंग क्या होता है, वॉलंटियरिंग यानी हम किसी को मदद करते हैं. तो अगर आप इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग खुद से ही बनाओगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा आपकी कंपनी के स्टेक होल्डर्स के लिए. यानी उनको ज्यादा अच्छा लगेगा और उनको ये लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छे से बहुत कुछ शेयर कर रही है उनके साथ. गॉट इट. तो इसीलिए ये वॉलंटियरली बनाना होता है. कोई आप पे कोई प्रेशर नहीं है, कोई ऐसा लॉ नहीं पास किया गया कि आपको बनाना ही है या बाउंड है. बनाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा. एप्लीकेबल टू पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज ऑन ग्लोबल बेसिस है. देखिए अगर कोई चीज है, बहुत सारी कंपनीज बता रही है और वो बहुत सारी कंपनीज आजकल इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स बना रहे हैं, तो डेफिनेटली हर बड़ी कंपनी उसको फॉलो करेगी क्योंकि ये बेटर प्रैक्टिसेस के लिए अच्छा होता है. गॉट इट. तो वॉलंटरली बनाना है और ये पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज दोनों के लिए ग्लोबल बेसिस पे एप्लीकेबल है. नेक्स्ट पॉइंट. अब ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में यहां जाने से पहले, डेफिनेशन वगैरह में जाने से पहले कुछ पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो यहां हम जाते हैं. तो सबसे पहले देखो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में कुछ पॉइंट्स देख लो आप. कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की जर्नी हम समझते हैं पहले. कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की जर्नी क्या है. तो देखो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पहले शुरुआत से ही बनाया जा रहा है. फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स, फिर आया ये नया कॉन्सेप्ट. अब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स चल रहा है. तो पहले फाइनेंशियल रिपोर्ट है क्या. फाइनेंशियल रिपोर्ट आप हर स्टेक होल्डर को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करती है. ठीक है ना. ये वो रिपोर्ट है जिससे लोगों को पता चलता है कि वो जिस भी कंपनी में अपना पैसा लगाए और वॉट एवर कंपनी दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी इनटू, हाउ मच रिटर्न्स दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट. यानी प्रॉफिट या लॉस मालूम होता है. ये सिर्फ बैकवर्ड ही देखता है फाइनेंशियल रिपोर्ट, यानी पहले के मुकाबले में आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, या सिर्फ जो शुरुआत से होता जा रहा है उस वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके उसके बेसिस पे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं. आगे का कुछ सोच नहीं है यहां पर. गॉट माय पॉइंट. शॉर्ट टर्म फोकस के लिए होता है, यानी एक साल के हिसाब से बना दिए, प्रॉफिट या लॉस है मालूम कर लिए. कंप्लायंस विद रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स, यानी जो भी कंप्लायंस, ये इधर पर कंप्लायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी लॉ को मानते हुए, स्टैंडर्ड्स को मानते हुए इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म करना होता है. जो भी कंपनी का मतलब स्टैंडर्ड्स बोलते हैं ना भाई, आप डिस्क्लोजर करो हर चीज का. और इसके यहाँ पर जो है रिपोर्ट्स बनते हैं कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके, जैसे गैप या IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे IFRS और US गैप. और ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी है. सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स आया फिर. तो अभी हम लोग क्या देखें कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बैकवर्ड लुकिंग है, यानी सिर्फ पहले का ही हर चीज को देखा जाता है. उसमें आगे क्या करना है, आगे कैसा होना है, क्या होना है, वो सब के बारे में फाइनेंशियल रिपोर्ट में कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट है. लेकिन सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है. सबसे पहली बात, सस्टेनेबिलिटी का मतलब हम सस्टेन कैसे करेंगे. यानी हम ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि कंपनी में जो भी कंपनी चल रही है वो आज में ही उसको जीना है
और जितने भी रिसोर्सेस मिल रहे हैं आज जितना हो सके उतना प्रोडक्शन कर लें, जितना रिसोर्स है उतना रिसोर्स को यूज करके हम आराम से अपना प्रोडक्ट बना लें, बेच लें, प्रॉफिट कमा लें। कल का हमको क्या करना है, हमको फ्यूचर से क्या करना है, हमको लोगों से क्या करना है, हमको अपना सोचना है, आगे के जनरेशन जिए या ना जिए, वो उनको रिसोर्सेस मिले या ना मिले, ये हमको कोई इसका हमको कोई लाइक इंपॉर्टेंस हमारे लिए नहीं है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स में ऐसा नहीं है। वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जब बनते थे तब का वो कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या होता था, सिर्फ हम अपने से ही मतलब रखते थे, अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचते थे, जितना भी मतलब रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको यूज कर लेते थे पूरी तरीके से और अपने प्रोडक्ट्स बनाते थे। सस्टेनेबिलिटी कॉन्सेप्ट आने के बाद लोगों का नजरिया बदल गया। पीपल the ideology or the mentality of the entrepreneurs has changed। कैसे, अब वो ये सोचते हैं कि हम अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी को डेवलप करके कम से कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें। हम अपने नेचुरल रिसोर्सेस के एक्सपेंस पे अपने प्रॉफिट्स ना कमाएं। हम एनवायरनमेंट को खराब करके या एनवायरनमेंट को उसको कंप्लीटली पोल्यूट करके अपने प्रॉफिट्स ना कमाएं। हम फ्यूचर जनरेशन का भी सोचें। तो ये सब कुछ सस्टेनेबिलिटी में आया, यानी हमें हमेशा एग्जिस्ट करते रहना है और हमें एग्जिस्ट करते रहना है और फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ना है। हर चीज खुद खत्म करके नहीं चले जाना है। गॉट माय पॉइंट? तो हमें फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी छोड़ना होगा। यानी ये सबका है, आज का हमारा भी, ये हमारे लिए आज है और फ्यूचर के लिए भी, ये फ्यूचर जनरेशंस का भी होगा। यानी हम उनको क्या देके जाएंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे तो व्हाट विल बी लेफ्ट ओवर फॉर देम। हम अपने प्रॉफिट्स के लिए फॉरेस्ट पूरे के पूरे फॉरेस्ट को हम स्मैश करते जा रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें हर चीज का ध्यान रखना चाहिए और फ्यूचर में भी लोग, हमारा ही जनरेशन आगे आएगा और वो भी डेफिनेटली उनके लिए भी मतलब बचा हुआ रहना चाहिए। हम ही सब कुछ रिसोर्स खत्म कर देंगे तो उनके लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना? तो इसीलिए लाइक कंपनीज वाटर यूज करती हैं, वाटर यूज करके प्रोडक्शन करती हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले तो कुछ ध्यान नहीं दिए, पहले 100 साल 200 साल पानी का कमी नहीं था। अब क्या हुआ, आप अपने वाटर रिसोर्सेस खुद क्रिएट करें और वो वाटर रिसोर्सेस को आप बहुत एफिशिएंटली और बहुत स्मार्टली एंड बहुत ही प्रॉपरली, यानी बहुत ही रैशनली, यानी हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्लान करके यूज करें जिससे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो पानी बचा रहे और फ्यूचर में भी जो इंडस्ट्रीज आएंगी उनको भी मौका मिले अपना प्रोडक्शन करने के लिए और वो भी नेचुरल रिसोर्सेस को यूज कर सकें। ठीक है ना? तो इसीलिए आप जैसे बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में अगर आप स्टे करोगे, इफ यू स्टे इन होटल्स, यू सी दैट दे हैव देयर ओन वाटर स्टोरेज, वाटर रिजर्व्स। वो खुद अपना वाटर रिसोर्स खुद पूरा का पूरा वाटर, वो क्या बोलते हैं उसको, वाटर ट्रीटमेंट करते हैं अपना, और वाटर ट्रीटमेंट करके वो अपना वाटर को यूज करते हैं। इतने बड़े बड़े होटल से इतने लोग स्टे करते हैं, वो 1 घंटा नहाए उसमें या जो भी करें तो उनका पानी तो बहुत सारा खर्च होता ही है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई यू हैव योर ओन ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड दोज प्लांट you can utilize the water for either planting trees or for some other purposes। आप उसको यूज कर सकते हो। तो वो सब कुछ सस्टेनेबिलिटी में आता है। सो सस्टेनेबिलिटी में द प्राइमरली इट इज अबाउट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये ज्यादातर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होता है इसमें, सस्टेनेबिलिटी में नॉन फाइनेंशियल, यानी मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा सोचना, नेचर के लिए अच्छा सोचना, कंपनी को डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिली है तो अपॉर्चुनिटी का खराब इस्तेमाल या गलत इस्तेमाल ना करें, लॉन्ग टर्म फोकस को लेके चलें कि लॉन्ग टर्म में कैसे आप सर्वाइव कर सकते हो। पब्लिक का नजरिया बदल रहा है टुडे। डू यू थिंक सम कंपनी which is having a bad name in the society, you want to invest in that company? नहीं no. यानी अगर कोई कंपनी एक अच्छा एडवर्टाइजमेंट देगी कि टाटा कंपनी को देख लो आप। अब टाटा कंपनी ने अभी कोविड-19 में 1500 करोड़ रुपीस का डोनेशन किया, अजीम प्रेम जी भी बहुत सारा डोनेशन कर रहे हैं। तो व्हाट विल यू सी, अरे हमें टाटा का कार खरीदना चाहिए, क्यों, इसने देश के लिए इतना अच्छा किया है। ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेके चलते हैं, एजुकेशन के लिए मतलब ट्रस्ट चलाते हैं, पब्लिक को फ्री एजुकेशन देते हैं, पब्लिक को फ्री में हॉस्पिटल्स बना के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना के रखे हुए हैं जिसमें आपको सब्सिडाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। बहुत कुछ करते हैं ये लोग चैरिटी के नाम पे। तो पब्लिक को क्या लगता है, अवेयरनेस की भाई ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो लेट अस गो विद देम। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
दे विल डू इट अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो लोगों का नजरिया बदल गया है, लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एथिकल है, जो कंप्लायंसेस पूरा करती है, यानी जो कंप्लीटली पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानती है और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनी। तो वही है, कंपनीज भी ये चाहती हैं कि वो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचे, ताकि उनका एक वैल्यू क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो? वैल्यू। ब्रांड वैल्यू कैसे बनता है? आप वैल्यू किसको बोलते हो? वैल्यू किसको बोलते हो? प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो उनका हिडन एजेंडा है, प्रॉफिट कमाना है उनको, बिना प्रॉफिट के वो यहाँ पर हमारे सेवा के लिए नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। बट उनका इस एजेंडा में एक नया एजेंडा और आ गया कि हमें मतलब सोसाइटी के लिए, भलाई के लिए हम ये बना रहे हैं, यानी हम जो भी करके दे रहे हैं उसमें कुछ भलाई छुपा हुआ है। यानी अगर हम गाड़ियां बना रहे हैं, आप गाड़ियां यूज कर रहे हो, डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी, तो हम उसके लिए प्लांटेशन भी कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो लोग क्या करते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं, जैसे अभी बीच में मोदी ने बोला कि लाइक हमारा वाराणसी में वी हैव दिस, इट इज माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो दे आस्क्ड कंपनीज टू कम and develop those constituencies like under corporate social responsibility. Okay, वो उसके तहत टाटा ने बोला कि गंगा घाट वो बनाएंगे, they will develop the Ganges घाट over there in वाराणसी under corporate social responsibility, जिससे पब्लिक को बहुत अच्छा फायदा मिले। वहाँ हर जगह वो अपना टाटा का नाम लगा देंगे, वहां पर सबको ये दिख जाएगा कि ये टाटा ने करके गया है। तो वहां पर लोगों का एक मेंटालिटी बदलेगा कि हमें टाटा का प्रोडक्ट लेना है। तो ऐसा होता है। सो प्राइमरली तो सस्टेनेबिलिटी इज ऑल अबाउट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसमें बैकवर्ड भी देखा जाता है, फॉरवर्ड भी देखा जाता है। सो व्हाट वी आर सीइंग हियर, जस्ट अ मिनट, आई जस्ट टेक दिस बैक ऑन, मैं एक बार इसको कनेक्ट करता हूं। ये सब हिस्ट्री है। मैं आपको डायरेक्टली अगर स्लाइड्स बता के पढ़ा दूं कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ऐसा है, तो उससे फिर आपको क्या नॉलेज मिलेगा कि ये मैं दिस इज लाइक प्लेन, ये तो ऐसा ही है। लेकिन इसके पीछे आपको रीजन जानना होगा कि व्हाट इज, व्हाई आर यू स्टडिंग दिस कॉन्सेप्ट। इसका छोटा हिस्ट्री समझ ले तो बहुत इजी हो जाएगा। Okay, so what we are seeing here, so we are speaking about the financial reports. Financial reports and sustainability reports. तो मैंने क्या बताया, ये सिर्फ बैक देखता है, ये बैक भी, और नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था, फॉरवर्ड भी। ठीक है ना? सो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। और प्राइमरली मतलब, लेकिन इसमें उसमें फर्क क्या रहेगा, ये कंप्लीटली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही डील करेगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स डील विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स ओनली डील विद द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है? यानी ये आपको बताएंगे कि सस्टेन कैसा करना है, आपको ऐसे क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करना है जिससे आप कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर सके। पैसा भी आपके पास बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसा पूरा खर्च कर दोगे। कम से कम पैसा यूज़ करके अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूसेज करके कैसे आप कम वेस्टेज के साथ, सो मैं बोलूँगा यहाँ पर लेस वेस्टेज सेव मोर। तो ये दोनों अगर होगा तो इट विल गिव अ बेटर सस्टेनेबिलिटी। सी यू अंडरस्टैंड ना, कि अगर हमें अपने बच्चों को कुछ देना है फ्यूचर के लिए, अगर हमें बच्चे यानी पेरेंट्स को अपने बच्चों को कुछ देना है, या अगर
जैसे भी आपके आपके पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, तो उनको, ठीक है ना, अगर उनको हमें कुछ देना है या हमें अपने बच्चों को, आपको अपने किड्स को फ्यूचर में, या लाइक मेरे किड्स को मुझे फ्यूचर में, या लाइक किसी के भी किड्स हैं उनको फ्यूचर में अपने बच्चों को कुछ देके जाना है, तो सेविंग तो करना पड़ेगा, राइट? हाँ हाँ दैट्स व्हाट। सो अगर हम कम वेस्टेज करेंगे, पैसा कम खर्च करेंगे, तो सेव ज्यादा करेंगे, और सेव ज्यादा करेंगे तो वो वो डेफिनेटली हेल्प करेगा सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है ना? तो यही पॉइंट मैं आपको आपके सामने पुट कर रहा था। एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बैक, और ये बैक प्लस फॉरवर्ड, ये पूरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट बोल सकते हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी में हम क्या देखते हैं, लाइक नॉन फाइनेंशियल भी होता है। और अगर मैं इन दोनों को क्लब कर दूं तो वो हो जाएगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। हाउ इट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? बिकॉज हम बैक पहले का भी सोच रहे हैं और आगे का भी सोच रहे हैं, और हम फाइनेंशियल भी सोच रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल भी सोच रहे हैं। यानी हम एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में, उनके अच्छाई के बारे में, उनको अच्छे फैसिलिटीज़ देने के बारे में, ताकि वो देखिए, अगर आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखेंगे, ज़्यादा एक 8 घंटे काम नहीं करा के, जैसे जैसे एक ह्यूमन बींग से एक्सपेक्ट किया गया कि अगर वो 8 घंटे काम करेगा तो वो ज़्यादा अपनी उम्र में सर्वाइव कर पाएगा और ज़्यादा उम्र तक काम कर पाएगा। अगर आप एक बंदे से 15-15 घंटे 16 घंटे काम कराएंगे तो आप एक यूथ को भी ओल्ड बना दोगे, क्योंकि उसके पास कोई टाइम ही नहीं है अपनी लाइफ जीने के लिए। am I right? और यूएस में देखो आपकी कॉन्सेप्ट 8 आवर्स का ही है, हमारे इंडिया में फिर भी 12 आवर्स चल रहा है। तो आप देखिए इंडियंस की लाइफ कितनी प्रेशर में है। किसी भी इंडियन को पूछे कि आप हैप्पी है, वो नहीं बोलेगा। पैसा कमा के भी हैप्पी नहीं है वो, क्योंकि ही कैन नॉट एंजॉय हिज लाइफ। एंजॉयमेंट यानी सिर्फ बाहर घूमना नहीं है, मतलब फैमिली को भी दे नहीं सकता है और अपने लिए और कुछ कर भी नहीं सकता है। 8 घंटे वो काम करते हैं और अपने लिए भी बहुत कुछ करते हैं। वो लोग अपनी कंपनीज बना रखे हैं साइड बाय साइड। बहुत सारे लोग वहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो उस तरीके से अपना थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। तो ज्यादा मतलब सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलेगी वहां पर, है ना, क्योंकि ज्यादा वो सर्वाइव करेंगे। और इंडियंस की आप देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, एंड दिस गाइज हैव अ बिगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो सस्टेन कौन करेगा ज्यादा? डेफिनेटली दिस गाइज। तो क्यों करेगा? क्योंकि आप उन जो भी रिसोर्सेस हैं, आप मतलब वो बोलते हैं कि 8 घंटे में आप अपना काम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के साथ कर लो, यानी कम टाइम में ज्यादा काम। यहाँ पर ज्यादा टाइम में भी ज्यादा काम नहीं हो पाता है। सो डेफिनेटली दे आर मोर एडवांस्ड, दे हैव अ बेटर टेक्नोलॉजी, दे हैव बेटर इंटरनेट, जो कुछ भी होगा, बेटर रिसोर्सेस, XYZ। सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में बैक एंड फॉरवर्ड, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बोथ आर टेकन। एंड फाइनेंशियल में क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग। नॉन फाइनेंशियल में डेफिनेटली नॉन प्रॉफिट मोटिव्स होते हैं। और सस्टेनेबिलिटी में मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज करके कम वेस्टेज में ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो, ज्यादा सेव कर सकते हो, जिससे आपका पैसा भी बचा रहे, आपका एनर्जी भी बचा रहे। आपका एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हो सकता है ना। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम लेगा। देखिए ना आप, डेफिनेटली हम कौन सा एसी लेते हैं? 5 स्टार भी आता है, 3 स्टार भी आता है। 5 स्टार कम एनर्जी, कम इलेक्ट्रिसिटी लेता है ये एयर कंडीशनर, और कई मायने में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। तो हम आजकल वही प्रोडक्ट्स देखते हैं जो कम से कम लाइक रिसोर्सेस को यूज करे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेनिफिट्स दे। तो वैसी ही चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, और वैसी ही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती है। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड यूज करूंगा इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग में, वैल्यू क्रिएशन। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या बताता है अपने स्टेक होल्डर्स को कि कैसे कंपनी अपने स्ट्रैटेजीज, अपने रिसोर्सेस, ठीक है ना, कैसे एक कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी रिसोर्सेस, how a company with its strategy, whatever it frames for the development process or for the future, and how it with its resources whatever it has, ठीक है, with its resources whatever it has, and यहाँ पर points हैं, value creation, where is that point? Resources it has, एक second,
कैसे वो अपने मतलब स्ट्रेटजीज के साथ और अपने रिसोर्सेस जो भी उसके साथ हैं और उनको लेकर वो अपने जो भी मतलब फंक्शनल यानी वो जो भी वो कंपनी में जो भी अपने फंक्शंस करते हैं, ठीक है ना, मतलब जो भी ऑपरेशनल फंक्शंस का मतलब क्या होता है, आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो फंक्शनैलिटी रखेंगे ना। हाँ सर। आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए कोई ना कोई तो फंक्शनैलिटी रखेंगे, तो आप किस तरीके से अपने स्ट्रैटेजीज को बनाते हैं, किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, यानी आप उसको बेस्ट इफेक्टिव वे में यूज़ करिए जिससे कि आप और ज़्यादा टाइम तक अपने कंपनी को चला सके, यानी उससे वैल्यू क्रिएट कर सके, ठीक है ना। वैल्यू क्रिएट करेंगे तो वो वैल्यू हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको समझ में आएगा कि कंपनी किस तरीके से अपने स्ट्रेटजीज के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ, अपने डिसीजन मेकिंग के साथ वैल्यू क्रिएट कर रही है और उनको क्या बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है। सो हियर दैट्स व्हाट वी आर सीइंग कि लाइक इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, अ प्रोसेस फाउंडेड ऑन इंटीग्रेटेड थिंकिंग। यानी इंटीग्रेटेड थिंकिंग का मतलब क्या है, नाउ यू गॉट कि इंटीग्रेटेड थिंकिंग मतलब हम लोग पहले का भी सोच रहे हैं और फ्यूचर का भी सोच रहे हैं, am I right? हाँ सर। तो हम इंटीग्रेटेड थिंकिंग के बारे में भी थोड़ा और एक छोटा सा रिसर्च कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर पहले इस पॉइंट को हम देखते हैं। तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में क्या होता है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे कंसिडर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। ये क्या था, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये शॉर्ट टर्म था, ये क्या था, लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग, यानी अगर हम लोग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स को क्लब कर देते तो हमको क्या मिलता है, इंटीग्रेटेड। लेकिन इसके साथ हम मीडियम टर्म को भी जोड़ रहे हैं। सपोर्ट मोर इन्फॉर्म्ड कैपिटल लोकेशन, यानी आप क्या कर रहे हो, आप शेयर होल्डर्स को क्या बता रहे हो कि शेयर होल्डर्स, आपने हमारी कंपनी में आपने हमारी कंपनी को कैपिटल दिया, ये कैपिटल को हम किस तरीके से एलोकेट कर रहे हैं, कैपिटल एलोकेशन, यानी हम आपका दिया हुआ कैपिटल को कितने इफेक्टिव वे में, कितने एफिशिएंट वे में उसको एलोकेट करके अपना प्रोसेस, अपना जो कुछ भी लाइक बिजनेस चला रहे हैं, जिससे आपको आपके बिजनेस में जो भी हम बना आपको करके दे रहे हैं, क्रिएट करके दे रहे हैं, उसका वैल्यू क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। आपके लिए हम आपके पैसों से किस तरीके से वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको वही बता रहे हैं। हम क्या बता रहे हैं कि आपने अगर हमारी कंपनी में 100 रुपए लगाया है, तो ये 100 रुपए का वैल्यू हम आपको किस तरीके से क्रिएट करके दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन के बारे में अगर बात हो ही रही है तो उसका भी हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज वैल्यू क्रिएशन। तो यहां पर देखिए, वैल्यू क्रिएशन के कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्रिएशन इज एनी प्रोसेस दैट क्रिएट्स आउटपुट्स दैट आर मोर वैल्यूएबल देन इट्स इनपुट्स। यानी आप आउटपुट तो बना रहे हो, लेकिन वो आउटपुट आपके इनपुट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आप 100 रुपए तो लगा दिए, ये 100 रुपए क्या है, इनपुट है। ये 100 रुपए आपको पब्लिक से मिला और पब्लिक ही आपकी कंपनी के मालिक है ना, ये उनका इनपुट है। तो ये इनपुट से जो कुछ भी बन रहा है या मिल रहा है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उनको बताना है, ठीक है ना, कि आप 100 रुपए लगा रहे हो लेकिन 100 रुपए से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हम जो बना के दे रहे हैं वो है। तो उनको ये महसूस होगा कि हाँ भाई, हमारा पैसा जिस जगह लग रहा है वहां पर वो ऐसी चीजों को क्रिएट करके दे रहे हैं जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है और ये लंबे समय तक चल सकती है और हमें अच्छा खासा रिटर्न्स इससे मिलेगा, यानी एक कंपनी सस्टेन करेगी। गॉट माय पॉइंट? यानी कोई भी चीज की वैल्यू होगी तो ही तो पब्लिक उसके पीछे आएगी ना, वैल्यू नहीं होगी तो क्यों पीछे आएगी। जैसे वैल्यू क्रिएशन के कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। अब देखिए, मैं आपको क्या बताया, वैल्यू क्रिएशन वो प्रोसेस है जिसमें आप आउटपुट तो बनाते हो लेकिन मतलब क्रिएट्स आउटपुट दैट आर मोर वैल्यूएबल, यानी उस आउटपुट का वैल्यू आपके जो इनपुट्स लगा रहे हैं उससे ज्यादा है। कैसे? सो मैं यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं वैल्यू क्रिएशन में, वैल्यू creation. Value creation is nothing but whatever the outputs you give, whatever the outputs are outputs derived are more important than the inputs or more valuable than the inputs, ठीक है ना। सो लेट्स सी हियर, आप जो भी मतलब वैल्यू क्रिएशन का मतलब ये होता है कि आप जो आउटपुट दे रहे हो, यानी आपका जो भी कंपनी का प्रोडक्ट निकल रहा है वो उसमें जो भी इनपुट्स आपने लगाया उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है, यानी वैल्यू रखता है।
तो दिस इज द बेसिस ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, द फॉलोइंग आर इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू क्रिएशन। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। सो देखिए, अ फार्मर यूजर्स लैंड, फार्मर लैंड यूज करता है। ये लैंड की कोई वैल्यू है क्या? अगर यूसेज नहीं है तो लैंड तो बेकार है। हाँ, अगर जमीन आपके पास पड़ी हुई है, आप उस आपके लिए एक जमीन, आपकी कोई जमीन है आउटस्कर्ट्स पे, फॉर एग्जांपल आपने एक 5 एकड़ जमीन है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप सोचते हैं उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो क्या काम का है? कोई काम का नहीं। दूसरा, कोई अगर वो समझ ऐसी पड़ा हुआ है, जैसे राजस्थान में बहुत लोग के पास बहुत सारा जमीन पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, रेगिस्तान है वो, तो अगर वो उसने कोई वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उसमें वो एलोवेरा ग्रो कर सकते हैं। आजकल वहां पर एलोवेरा का बहुत फार्मिंग हो रहा है, लोग एलोवेरा ग्रो करके उसका जूस वूस बना रहे हैं, छोटा छोटा फैक्ट्री लगा के उसमें जूस बना के बेच रहे हैं वो। we have our relatives, they are doing the same kind of thing. Whatever is grown on the deserts, वैसे वो एलोवेरा सबसे बेस्ट है। उसका जेल बना रहे हैं, एक छोटा फैक्ट्री लगाया उन्होंने, जेल भी बना रहे हैं और उसका जूस भी बना रहे हैं जो पब्लिक कंज्यूम करती है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एलोवेरा से, क्योंकि एलोवेरा के बहुत फायदे हैं। ओके, सो तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो जमीन जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, है ना? वो जमीन, और उसमें से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जमीन इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए। प्रोडक्ट बेचेंगे तो ही वो जिंदगी में पैसा कमा पाएंगे। दैट प्रोडक्ट व्हाट दे आर मेकिंग इज मोर वैल्यूएबल, व्हाई? बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज व्हाट ऑन विच दे विल सर्वाइव, नॉट ऑन द लैंड। वो तो 10 एकड़ लैंड भी होगा तो उस पर कोई फार्मिंग नहीं होगी तो बेकार है ना? सो एक फार्मर एक लैंड को यूज करता है, ठीक है, इक्विपमेंट यूज करता है, वाटर यूज करता है, लेबर यूज करता है, सनलाइट एंड सीड्स टू ग्रो ऑनियंस। दिस प्रोसेस क्रिएट्स वैल्यू फ्रॉम रिसोर्सेस, है ना? तो वो क्या करता है? इससे वो वैल्यू क्रिएट कर रहा है। यानी इन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं थी पहले, इन सब चीजों की वैल्यू उसने ऑनियन ग्रो करने के लिए इन सब चीजों को उसने यूज किया है। तो वो इन सारे रिसोर्सेस की वैल्यू को क्रिएट कर रहा है ना? है ना? मतलब इन सबको यूज करके वो एक वैल्यू, एक वैल्यूएबल रिसोर्स क्रिएट कर रहा है जो ऑनियन है, जो वो मार्केट में बेच के पैसा कमा सकता है। So value creation is nothing but the output. Onion here is more important than whatever the inputs he is putting to make those onions or grow those onions. Okay. So मैं यहाँ पर ये point लिखूंगा कि value creation में the onion, the end product, as per our example, is more valuable, क्योंकि ये ही उसको पैसा देगा, इसको बेच के वो पैसा कमाएगा। तो इसके लिए ये आउटपुट है, ठीक है ना? दिस इज द आउटपुट। सो आउटपुट इज मोर वैल्यूएबल। तो हमने क्या दिखा था कि आउटपुट्स डिराइव्ड आर मोर वैल्यूएबल देन इनपुट्स। तो इनपुट्स क्या कहते हैं? हमारे लैंड था, वाटर, सीड्स। तो ये सब चीजें अगर ऑनियन ग्रो नहीं करेंगे तो ये सब चीजें बेकार है, ये हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो इनको यूज करके हमने ये क्रिएट किया है। तो इसीलिए वी हैव डिराइव्ड एन आउटपुट which is more valuable than the inputs। तो इसी को बोलते हैं हम वैल्यू क्रिएशन। तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो जो भी पैसा कंपनी में लगा रहे हैं, 100 रुपया, उसकी वैल्यू वो उसको क्रिएट करके देंगे, तभी उनको भरोसा होगा। एम आई राइट? यानी वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो मार्केट में बहुत वैल्यूएबल होगा और वो इतना वैल्यू रखेगा कि ये जो इनपुट उसमें लगा रहे हैं उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, वो प्रोडक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। यानी वो उसका ऐसा ब्रांडिंग करके या उसको इतना अच्छा क्रिएट कर देंगे कि वो दिख के आएगा कि हाँ, हमने जो लगाया है वो जो प्रोडक्ट कंपनी दे रही है उसके सामने कुछ नहीं है। यानी उनको ये लगने लगेगा कि भाई हाँ, जो भी कंपनी प्रोडक्ट्स बना के दे रही है दैट इज द बेस्ट। ओके, अगर वो नहीं बनाती तो हमारे इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं होता। तो यही देखिए आप, अगर एप्पल कंपनी में मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, एप्पल आईफोन बना रही है तभी मेरा पैसा उसमें मैं लगा रहा हूं, ठीक है ना? मेरे पैसे का इंपॉर्टेंस तभी क्रिएट होगा जब एप्पल आईफोन बना के मार्केट में सक्सेसफुली बेचेगी। अगर आईफोन ही नहीं बनाएगी तो मैं एप्पल में पैसे नहीं लगाऊंगा, तो मेरे पैसे का कोई वैल्यू नहीं है वहां पर, है ना? मेरे पैसे का वैल्यू इसीलिए है क्योंकि मैं आईफोन वो बना रही है और मुझे रिटर्न दे रही है अपने प्रॉफिट्स में से। दैट्स व्हाट। So now products. A firm manufactures eyeglass frames on a production line. The eyeglass frames have greater value on the market than the cost of inputs such as capital, labor, energy and materials. ठीक है? तो ये आई ग्लास फ्रेम्स जो बना रही है उसके बेसिस पे ही उसका सर्वाइवल है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये सब है कि वो है डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट। अगर उसका प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया तो वो जो भी ये रिसोर्स लगा रहा है वो रिसोर्स का कोई फायदा होगा क्या उसको? कुछ भी नहीं। अगर एक गाड़ी बनाते हैं या कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मोबाइल फोन बनाते हैं, मोबाइल फोन फ्लॉप हो गया तो फायदा ही क्या है? ये सब रिसोर्सेस लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, है ना? तो वैल्यू क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यू क्रिएशन
इन सब से ही होता है। और जो आउटपुट वही है, मतलब हम इन इनपुट्स को यूज करके एक आउटपुट डिराइव कर रहे हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल है, तो उसी को हम बोलेंगे वैल्यू क्रिएशन। Information technology, a software service takes inputs such as data and computing resources to generate monthly consumer invoices. This has value to firm as they need to send consumer invoices in order to collect revenue. यानी वो लोग के लिए वो डेटा जो भी मतलब कॉस्ट लग रहा है उनका, वो कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा, ये सारे इनपुट्स हैं उनके लिए, डेटा और कंप्यूटिंग रिसोर्सेस। लेकिन वो जो पैसा ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं? अपने कस्टमर्स को इनवॉइस देने के लिए ले रहे हैं। यानी इंडिया में बहुत सारे कॉल सेंटर्स वगैरह यहाँ चलते हैं, तो वो सारा यूएस में जो भी होता है उसका यहाँ इनवॉइस यहाँ बनता है। वो इनवॉइस यहाँ से, जैसे जेनपैक्ट वगैरह कंपनी है, वो यहाँ से इनवॉइस उनको देते हैं और फिर उसका पैसा क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सर्विसेज बेच के वो पैसा कमाते हैं। तो ये सब जो भी लग रहा है ना उसके पीछे इनपुट्स। अब जैसे मेरा देखिए, मैं एक आपके लिए क्लासेस ले रहा हूँ, मेरा इनपुट क्या है? वाईफाई। मेरा इनपुट क्या है? लैपटॉप। मेरा इनपुट क्या है? इंटरनेट। मेरा इनपुट क्या है? वैकॉम जो मैं लिखता हूँ, पेन टैबलेट। मेरा इनपुट क्या है? मटेरियल। मेरा इनपुट ये, अच्छा ठीक है चलो ये 5, ये सब मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस के नहीं है अगर मैं आपको क्लासेस ना दूं। एम आई राइट? तो मेरा आउटपुट क्या है इन सबको यूज करके? क्लासेस। यही मेरे को क्या जनरेट करके देगा? फी, वैल्यू। और ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये मेरे सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे सर्विसेज के, जो भी मैं सर्विस दे रहा हूँ। तो ये सब के लिए, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पर, ना कि इन सब के ऊपर मेरा खर्चा करना, ठीक है ना। ये सब तो मुझे करना ही है, ये तो हर टॉम डिक एंड हैरी करेगा, ये सब तो मिनिमम बेसिक्स हैं। लेकिन इनके ऊपर मैं खर्च करके मैं पछता नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं पछता रहा हूँ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा लैपटॉप 65,000 का है, मैंने बहुत खर्च कर दिया, तो खर्च करने से मुझे इसका दुख नहीं हो रहा है। आई एम नॉट लाइक काइंड ऑफ हैविंग अ सैड फीलिंग, या मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने क्यों किया, मेरा पैसा खर्च हो गया, मेरा एक बहुत तरीके से, मतलब मेरा बहुत पैसा इसमें लग गया, ये इंटरनेट में मेरा पैसा लग रहा है। भाई पैसा लग रहा है तो मैं पैसा कमा भी तो रहा हूँ। वही एक इन्वेस्टर सोचता है, मैं पैसा लगा रहा हूं, यहाँ पर 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, तो कंपनी मुझे कमा के भी तो देगी। तो मेरा जो भी पैसा मैंने लगाया वो कंपनी उस कैपिटल को एलोकेट करेगी, बहुत सारी चीजों में एलोकेट करके आपको आपके पैसों से वैल्यू क्रिएट करेगी। वैल्यू क्रिएट करके आपको फिर रिटर्न्स भी जनरेट करके देगी। और वैल्यू क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वैल्यू क्रिएशन का मतलब क्या है? ये सारे इनपुट्स उसके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आउटपुट। तो वो आउटपुट को जनरेट करेगी, बेचेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, आपको पैसा देगी। और वो इस तरीके से करेगी कि ताकि वो कम से कम पैसों में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके रिसोर्सेस का, और कम से कम पैसों में एक बेस्ट प्रोडक्ट बना सके, उसको बेच सके, और सस्टेनेबिलिटी, और वो फ्यूचर में अपने मतलब मार्केट में सस्टेन भी कर सके। समझ में आ रहा है? तो यही है यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट। फाइन, दैट्स व्हाट। और आपके लिए देखो, आप भी, अब एक स्टूडेंट भी सोच सकता है कि मैं फी पे कर रहा हूँ टीचर को, ये फी मैंने, अरे मेरे अकाउंट से पैसा खाली हो गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया। भाई आपका अकाउंट खाली हुआ, लेकिन आपको जो नॉलेज मिलेगा, और इससे आप सीएमए को भी फीस पे करोगे, आप लाइक ट्यूशंस के लिए भी फीस पे करोगे, ये फीस पे तो करोगे, लेकिन ये आपके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए कर रहे हो ना। ये इससे ही आपको वो आउटपुट मिलेगा जो आपके लिए, ये आपके लिए इनपुट्स हैं। ये इनपुट्स आपके लिए उतना वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है। ट्यूशन नॉलेज गेन करने के लिए है, वो आपको हमेशा काम आएगा। ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जो नॉलेज गेन करते हैं, बट वो नॉलेज गेन करने के बाद उसको सर्टिफिकेट नहीं आया, तो एक बार के लिए उसको लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ। या हर स्टूडेंट को नहीं लगता है ऐसा। अगर कोई स्टूडेंट है मतलब जिसको अच्छी क्लासेस नहीं मिलती, उसको ऐसा लगता है। अच्छी क्लासेस मिलेगी तो उसको क्या लगेगा कि मेरे में भी कुछ कमी है, ठीक है ना, XYZ। लेकिन ये दोनों से अगर आपको कल के दिन रिजल्ट्स निकल जाता है, आप क्लियर कर लेते हो एक प्रोफेशनल एग्जाम, तो आपके लिए तो वो लाइफ लॉन्ग एक अर्निंग लाइक टूल बन जाएगा ना। तो आपके लिए आपका जो सर्टिफिकेट है, नॉलेज है, और जो आउटपुट है, वो आपके इनपुट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही तो वैल्यू क्रिएशन है। ओके, दैट्स व्हाट। तो अब हम लोगों को ये पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम ये छोटी डेफिनेशंस देखते हैं, और यहां पर एक पॉइंट है, देखो, इंटीग्रेटेड थिंकिंग। सो वी विल आल्सो डिस्कस रिगार्डिंग ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग है क्या। तो पहले इन 3 पॉइंट्स को देखते हैं,
फिर दूसरे स्लाइड्स पे जाते हैं ना। तो हाँ, पहला हम लोगों ने हिस्ट्री देख लिया कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना। अब हम ये पॉइंट्स हाँ, पे जा रहे हैं। सो नाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, अभी मैंने आपको समझाया बैक फ्रंट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम लॉन्ग फाइनेंशियल टर्म, प्लस हाँ, नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में हम पैसा भी कमाने का देखेंगे और नॉन फाइनेंशियल में सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, कि हम हाँ, पैसा तो कमाए लेकिन लोगों को सता के, उनका रिसोर्सेस को खत्म करके, उनको परेशान करने करके ऐसा नहीं करेंगे। हम सबको खुश करके, खुश रखते हुए, अपने मदर नेचर को प्रोटेक्ट करते हुए, अपने शेयर होल्डर्स को हमेशा ये भरोसा दिलाते हुए कि हम हमेशा नेचर की का प्रोटेक्शन करके अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हम अपना कंपनी को चलाएंगे और प्रॉफिट अर्न करके देंगे। क्योंकि आज माइंडसेट भी पब्लिक का चेंज हो चुका है, वो उसी कंपनी में खुश है जो जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करती हो, है ना। कितने लोगों को मेरे को हाँ, पता वो डिफेंस इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वेपन्स बनने वाले डिफेंस इंडस्ट्री में, वो किसके लिए बनेंगे? वो डेफिनेटली ह्यूमैनिटी को किल करने के लिए बनेंगे। सो टेल मी इन द वर्ल्ड कि ऐसे इन्वेस्टर जो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज में अपना पैसा लगाते हैं, बहुत कम ही है। लेकिन वो डिफेंस इंडस्ट्री में नहीं लगाएंगे, वो उनके दूसरे ऑपरेशन होते हैं, जैसे बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है। बोइंग जो है वो एयरक्राफ्ट भी बनाती है, like they make this aircraft called like जो भी आपका बोइंग का जो प्लेन आता है, पैसेंजर प्लेन्स। तो पैसेंजर प्लेन डिवीजन में पैसा लगाना अच्छा है, लेकिन बोइंग F-16 ऐसे ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट भी बनाती है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाता है, ठीक है ना। नाउ सो इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग अ प्रोसेस फाउंडेड ऑन इंटीग्रेटेड थिंकिंग, क्योंकि कोई भी प्रोसेस ऐसे नहीं निकलता, थिंकिंग, थॉट प्रोसेस से। थॉट होना चाहिए, कोई थॉट से ही कोई प्रोसेस डेवलप होता है। सो अ प्रोसेस फाउंडेड ऑन इंटीग्रेटेड थिंकिंग दैट रिजल्ट्स इन अ पीरियोडिक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी वो बोलते हैं कि आप एक पीरियोडिक, एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाओ, ठीक है ना। सो अ प्रोसेस फाउंडेड ऑन इंटीग्रेटेड थिंकिंग, दैट एक ऐसा प्रोसेस जो कुछ थिंकिंग से ही बना है, और उसका ये रिजल्ट है इन ए पीरियोडिक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी हर ऑर्गेनाइजेशन लाइक एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया हुआ है कि जिस प्रोसेस के तहत आपको अपना एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बनाना है, ठीक है ना। और उस इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आपको यह दिखाना है कि आप जिनसे भी पैसा ले रहे हो, उनके पैसों से उनको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, है ना। आपसे मैंने एक फी लिया है, तो मैंने आपसे जो फी लिया है वो आपको अच्छी क्लासेस दूंगा, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैंने यहाँ पर फीस लगाया है और यहाँ से मुझे फायदा हो रहा है। तो ये आपको एक वैल्यू, आपके लिए एक वैल्यू क्रिएशन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आपको लगेगा कि नहीं लगेगा कि वैल्यू फॉर मनी है? डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी लगेगा। तो हम जो भी ब्रांड्स खरीदते हैं, जो भी चीजें खरीदते हैं, उसमें ये देखते हैं कि ये पैसा मैं लगा रहा हूं तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, इससे मुझे उसकी क्या वैल्यू मिल रही है, कितना मुझे उससे फायदा हो रहा है। फाइन। तो नाउ चाइनीज कंपनीज इतने फायदे में क्यों है आज? क्योंकि चाइनीज कंपनीज आपको कम से कम पैसे में वो दे देती है जो आप एक बड़े से बड़े ब्रांड से एक्सपेक्ट करते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा बड़े ब्रांड्स नहीं दे रहे हैं, बड़े ब्रांड्स आपको जो 50,000 में दे रहे हैं, वो चाइनीज फोन्स आपको 30,000 में, 25,000 में दे रहा है, और कहीं कहीं बात तो उससे अच्छा दे रहा है। तो लोग क्या सोचेंगे कि मेरे लिए ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, यानी इसके पीछे मैं जो इनपुट लगा रहा हूं उससे वो मुझे कहीं ज्यादा आउटपुट दे रहा है, इसमें मैं जो इनपुट लगा रहा हूं उससे मुझे कम आउटपुट मिल रहा है ना। अगर ये 64 मेगापिक्सल देता है आपको 25,000 में, ये आपको सिर्फ 32 मेगापिक्सल देता है, फॉर एग्जांपल 48 मेगापिक्सल देता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? यही होगा ना। दैट्स इट। आई एम टेलिंग यू, मैं इतना टाइम इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि आप पूरी टेक्स्ट बुक पढ़ लोगे ना तो भी आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या है। तो इसीलिए हम उस पर थोड़ा सा अगर अपना क्लैरिटी ला लें तो थियरी क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटेड थिंकिंग क्या है, तो हम इस इंटीग्रेटेड थिंकिंग का स्टेटमेंट भी देखेंगे और थोड़े स्लाइड्स भी चेक करेंगे। द एक्टिव कंसिडरेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कंसिडरेशन, एक्टिव यानी एक्टिवली सोच रहे हैं वो, ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन इट्स वेरियस ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल। देखो, आपका बिजनेस का जो ऑपरेशनल कोर होता है, यानी ऑपरेशंस का जो डिवीजन होता है, या आपका जो भी फंक्शनल यूनिट्स होता है, ये सब आपस में अलाइंड होते हैं, है ना। सो द एक्टिव कंसिडरेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन इट्स वेरियस ऑपरेटिंग एंड फंक्शनल यूनिट्स। ऑपरेटिंग यानी जो भी उसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, उसके कंपनीज हो सकते हैं, सब्सिडीज हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, एंड द कैपिटल्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन यूजेस or affects. Integrated thinking leads to integrated decision making and the actions that consider the creation of value over the short, medium and long term. यानी जो कुछ भी पैसा पब्लिक से हमको आ रहा है,
जिससे भी हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, ऑपरेशंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हम उनको वैल्यू क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए वैल्यू क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। हम जो स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, जिनके ऊपर डिसीजंस लेके हम इंप्लीमेंट करके काम कर रहे हैं, और इसके लिए डेफिनेटली हमें काम करने के लिए, सब कुछ चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, वो पैसा भी इन्वेस्टर से आएगा। तो वो पैसा हम लेके अपनी स्ट्रैटेजीज बना के, अपनी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करके, उसके ऊपर काम करके हम उससे एक वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए। वही हम उनको अपने रिपोर्ट्स के थ्रू बता रहे हैं कि आपका एक एक डॉलर जो लगा, उससे हमने आपको इतने इस तरीके का वैल्यू क्रिएट करके दिया, जिससे वो ये तरीके से, एक तरीके से वो कंफर्म्ड हो सकते हैं या अश्योर्ड हो सकते हैं कि हमारा पैसा सही जगह है। और आजकल लोग सिर्फ वैल्यू फॉर मनी देखते हैं, मैं इसमें इतना पैसा लगाया तो मुझे इससे क्या आउटपुट मिला। आप एक थिएटर में जाते हो, आजकल बहुत चल रहा है ये मीम्स, 350 वाला पॉपकॉर्न। हाँ, आप ये पॉपकॉर्न को बाहर पिक्चर स्टार्ट होने से पहले आप इसको खाओगे तो आपको क्या लगेगा, बेकार है, ये तो 30 रुपए का पॉपकॉर्न है, ये तो मैं घर पे भी खा सकता। लेकिन चलो अगर आप मूवी थिएटर के अंदर बैठे हो और थिएटर के अंदर आप किसी को बोल रहे हो कि भाई इधर आ तू, इनका जो भी इनके जो भी लाइक एम्प्लॉयज होते हैं वो आके आपको लाइक ऑन सीट सर्विस देते हैं, आप उसको बुलाते हो, ऑर्डर देते हो, वो आपको ऑन सीट सर्विस आपको ला के देता है, आप थम्स अप वगैरह सब लेते हो, तो आप फिर अपने फ्रेंड्स के साथ या मम्मी के साथ, पापा के साथ आप क्या डिस्कस करते हो, मम्मी या पापा के साथ ये डिस्कस करते हो कि ये पॉपकॉर्न बाहर खाते तो एकदम बेकार होता है, इसमें कोई मजा नहीं आता, यहाँ बैठ के मूवी एंजॉय करते हुए वी आर मंचिंग दिस, मूवी एंजॉय करते हुए हम कोक को पी रहे हैं, उसका एक अलग ही थ्रिल होता है। आई एम राइट? तो ये ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहा है आपके लिए, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन। इसी के वो पैसे ले रहे हैं, वो आपको एक एक्सपीरियंस भी दे रहे हैं, एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको आप पैसा देने में आपको कोई मतलब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है वहां पर। हाँ, सो नाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, ए कॉन्साइज कम्युनिकेशन। अब देखो हम लोग क्या देखे, पहले इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग क्या होता है वो देखें, ठीक है ना। यानी यहां पर हम कम्युनिकेट, इस रिपोर्ट के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन अपने लाइक स्टेक होल्डर्स को क्या बता रहा है कि भाई आप कम्युनिकेट करना चाह रहा है कि आपका पैसे से हम आपको ये वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पहले भी कर, शॉर्ट में, मीडियम में, लॉन्ग टर्म में करके देते रहेंगे। और ये पूरा रिपोर्ट और ये थिंकिंग हमने समझ लिया। रिपोर्ट अभी हमको समझ में आ गया कि ये कॉन्साइज कम्युनिकेशन, यानी रिपोर्ट क्यों बनती है। रिपोर्ट का मतलब क्या है, अगर आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है आपको, मतलब आपको बोलते हैं टेस्ट करा लो, वो टेस्ट का रिपोर्ट हम आपको 4 दिन में देंगे। तो वो रिपोर्ट आपको जब देगा तो दैट इज नथिंग बट इज कम्युनिकेटिंग कि आप स्वस्थ हो, कि आप एकदम ठीक हो, लाइक देयर इज नथिंग व्हाट यू हैव। So a concise communication about how an organization strategy, मैंने आपको अभी बताया स्ट्रैटेजी, गवर्नेंस का मतलब उनके रूल्स रेगुलेशंस जो वो बनाते हैं, परफॉर्मेंस उनका, एंड प्रोस्पेक्ट्स, यानी आप कंपनी में प्रोस्पेक्ट भी ढूंढते हो कि ये कंपनी से मुझे क्या, इस कंपनी में क्या प्रोस्पेक्ट्स है मेरे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीड्स टू क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन द शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। मैंने वो लोग क्या बता रहे हैं आपको, क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट से, वो अपनी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट से आपको ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रैटेजी, अपने गवर्नेंस, अपने रूल्स रेगुलेशंस, अपने परफॉर्मेंस और आपको एक प्रोस्पेक्ट दिखाते हुए, क्या मतलब किसको बता रहे हैं, वो सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बता रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है, स्टेक होल्डर्स, वो ये बता रहे हैं कि कैसे हम लोगों ने इन सबसे आपको वैल्यू क्रिएट करके दिया। दैट्स इट, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब हम आते हैं कुछ स्लाइड्स के ऊपर, और फिर अब चैप्टर खत्म होने के लिए आ चुका है, मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, आपको मतलब समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दे हैव नॉट गिवन, अभी ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, कुछ कंपनीज ही इंटीग्रेटेड रिपोर्ट्स बना रही है, जैसे मित्सुबिशी वगैरह, हर कंपनी नहीं बना रही है, और अभी डेवलपमेंट स्टेज में, तो इसलिए इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा। देखो अभी आप यहां से स्टार्ट करो। देखो कंपनी येस्टरडे, पहले मतलब कुछ समय पहले अगर आप किसी कंपनी को देखते थे तो कैसा होता था वो, द प्राइमेसी ऑफ शेयर होल्डर्स। प्राइमेसी का मतलब वो ज्यादा अपने शेयर होल्डर्स को मतलब बहुत हद तक लाइक समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है ना। या आप समझ सकते हैं कि शेयर होल्डर्स, अगर हम प्राइमेसी का मीनिंग देखें, एक्यूरेट मीनिंग देख सकते हैं, ये
हाँ मैं वही बोला था, ग्रेटर इंपॉर्टेंस। अभी आई एम टेकिंग, सो प्राइमेसी ऑफ शेयर होल्डर्स, wealthy families, primacy of shareholders, wealthy families, जो भी मतलब कंपनीज पहले हुआ करती थी वो मतलब वेल्दी फैमिलीज के ऊपर ही डिपेंड होती थी। सिंगल फोकस यानी मतलब उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होता था। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रियर व्यू मिरर यानी सिर्फ बैक बैक यानी पुराना ही रिजल्ट्स के बारे में बताता था। मैं अभी आपको बताया था कि ओनली दे यूज्ड टू लुक बैक। रियर व्यू मिरर क्या करता है, आपकी गाड़ी में रियर व्यू मिरर होता है, आपको रियर यानी पीछे का बताता है। हाँ, प्रिपेयर एज इफ ओनली यूजर द इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, खाली मतलब यूजर्स एक इन्वेस्टर ही है वैसे ही दिखाया जाता था, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ रिटर्न्स के बारे में देखता है, उसको कंपनी अच्छा कर रही है बुरा कर रही है चैरिटी कर रही है इससे कोई मतलब नहीं। और ये चैरिटी के ऊपर भी नहीं है, ये कंपनी को कोई हम कुछ मोरल साइंस भी नहीं सिखा रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये 100 इयर्स हो गया है और IASB और FASB के गाइडलाइंस के हिसाब से कंपनीज स्टैंडर्ड्स को यूज करके स्टेटमेंट्स बनाती है। एक सेकेंड, हाँ, yesterday's economic model was based on two false assumptions that, ठीक है ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ ठीक है देख सकते हैं। देयर वर लिमिटलेस रिसोर्सेज, मतलब पहले क्या सोचा करते थे लोग, पहले लोग ऐसा सोचते थे कि जो भी रिसोर्स है वो तो लिमिटलेस है, यानी उसका कोई वो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। डू यू थिंक ऐसा हो सकता है? नहीं। वो अभी जैसे हम बोलेंगे हमारे पास कोल है 100 साल का 200 साल का, तो 100-200 साल से लोग कोल निकाल चुके हैं और अब खत्म होने को आ गया है। कई कई जानवर कई कई ऐसे सोचा करते थे कि ये फिशेस खत्म नहीं होगी सी में, और कुछ फिशेस आज एक्सटिंक्शन के उसमें आ चुकी है। तो लाइक व्हाट आई एम, एक सेकेंड, अच्छा ओके, हाँ, तो व्हाट वी आर सीइंग हियर इज कि आज लाइक पहले जो सोचते थे लोग वैसा नहीं है। पहले सोचते थे पानी कभी खत्म नहीं होगा, बट पानी तो खत्म हो रहा है ना। सो ये सोच जो थी, yesterday's economic model was completely like they were like they had a different kind of thought कि मतलब रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे और सब कुछ इनफिनाइट है हमारे अर्थ में, और जितना लेना है आप, जितना भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है अर्थ से आप एक्सट्रैक्ट करो, जितना बनाना है बनाओ, जितना प्रोड्यूस करना है प्रोड्यूस करो, ओवर प्रोडक्शन करो, वेस्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद फिर मिडिल ऑफ 20th सेंचुरी तक ऐसे चलता रहा। फिर कंपनी आज कैसी है, नए कैपिटलिस्ट आए, स्टेक होल्डर्स इंक्लूसिव CSROs, यानी हम ये बोल सकते हैं कि CSRO, ये हम बोल सकते हैं कि शेयर होल्डर्स आज कंपनी के मालिक बन गए बहुत सारे, है ना। मतलब कंपनी के इसको CSRO को हम बोल सकते हैं कि चीफ स्ट्रैटेजिक एंड रिस्क ऑफिसर्स, मतलब कंपनी में शेयर होल्डर्स ही नहीं रहे, अब कंपनी के बड़े बड़े CEOs भी आज की डेट में कंपनी में शेयर होल्डर की तरह हैं। एम आई राइट? बहुत सारे कंपनीज में आज की डेट में, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का CEO जो था वो कंपनी का शेयर होल्डर भी था, फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज उसके शेयर होल्डर भी थे। इसको हम लोग एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर बनाती हैं, जिससे क्या होता है कि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए भी काम करेंगे और अपना पेमेंट्स के लिए भी काम करेंगे, ठीक है, है ना। और लाइक आज की डेट में कंपनी बदल चुकी है, नए कैपिटलिस्ट आ चुके हैं नए तरीके से, मतलब आप देख रहे हो कि CSRO मीन्स नथिंग बट चीफ लाइक
स्ट्रैटेजिक एंड रिस्क ऑफिसर्स आज की डेट में कंपनीज में आ चुके हैं। और लाइक यू कैन सी लेजिटिमेट NIEs। नाउ व्हाट इज दिस NIE? अगर आप इसके बारे में कुछ एलैबोरेट कर सको। NI का लेजिटिमेट, आइडिया नहीं है। हाँ मतलब NIE इज नथिंग बट, मैं बताता हूँ आपको, न्यू इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स एंड, मैं बताता हूँ, ठीक है, इसके बारे में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोट ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स के ऊपर ध्यान देना, मतलब शेयर होल्डर्स ही हमारे लिए एक टारगेट होते हैं, उसको बोलते हैं मोट ऑफ शेयर होल्डर्स। बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमीज, बहुत सारे कंपनी इकोनॉमीज बन चुकी है, 100 लार्जेस्ट इकोनॉमीज। और लाइक आज के डेट में सिनेरियोस चेंज हो चुके हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, द चेंज्ड वर्ल्ड, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल, अभी वर्ल्ड चेंज होने के पीछे रीजन क्या है कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है हमारे लिए, है ना, जिससे हमको ये हाँ, महसूस हो रहा है कि हम अपना नेचर को बहुत हद तक लूज कर रहे हैं। जैसे अभी लॉकडाउन में आपको क्या दिखा था कि बहुत हद तक बहुत सारे रिवर्स अच्छी हो गई है, कहीं कहीं जगह पे हिमालयास भी विजिबल था, ऐसा ऐसा दिख रहा था ना। तो लाइक दैट हाँ, वाज ए हाँ, रेयर साइट फॉर पीपल सिंस 100 इयर्स, एंड वो उसको अच्छा भी लग रहा था लोगों को। इकोलॉजिकल ओवरशूट, रेडिकल ट्रांसपेरेंसी, रेडिकलिज्म जो भी है वो भी अब बदल चुका है। लोगों का नज़रिया है कि नेचर को कैसे भी हम बचाना है। पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ चुका है। शेयर होल्डर स्टेक, ग्रेटर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, यानी एक्सपेक्टेशन हम स्टेक होल्डर से लगा रहे हैं कि भाई उनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमसे अच्छा, उनको हमसे बहुत अच्छी चीज़ें चाहिए। अब पहले जैसा बिजनेस हम नहीं चला सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस स्टेक होल्डर भी की भी हमारे से बढ़ चुकी है कि हम कुछ अच्छा करके ही प्रोडक्ट्स को बनाएं। एंड हैव, जैसे हाँ, आप हर चीज़ में देखते हैं, आप यूज़र फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, हर चीज़ में ऐसे ही आता है। यानी आप ये जो प्लास्टिक भी आ रहा है वो ऐसा आ रहा है कि ये डिग्रेडेबल है, तो कुछ भी करके वो ऐसी प्रोडक्ट बनाने का देख रहे हैं जिससे उनको लगे कि भाई हाँ उनका प्रोडक्ट चल सके, सर्वाइव कर सके, सस्टेन कर सके। हाँ, हैव टू लर्न टू मेक मोर विथ लेस, कम से ज्यादा बनाना। एंड रिक्वायर्स IT एंड इनोवेशन, यानी आज की डेट में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक रोल हो गया है। यानी हम क्या कर रहे हैं, पहले कैसा चल रहा था उससे आज कैसा चल रहा है, उसको हम लोग उसको कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं, हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, राइट। ये हम हाँ, क्यों कर रहे हैं, यानी पहले जो कुछ हो रहा था वो उससे आज जो कुछ होना है उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका है। पहले लोगों का माइंडसेट अलग था, आज लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं, और अवेयरनेस की वजह से वो कंपनीज से ये चाहते हैं कि कंपनीज सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दे, और हमें सब कुछ सस्टेनेबिलिटी को, प्रॉफिटेबिलिटी को भी सोचें, सस्टेनेबिलिटी को भी सोचें, और ये दोनों को सोच के हमें वो वैल्यू क्रिएट करके दे हमारे इन्वेस्टमेंट्स का। यानी हमारा पैसा जो लगा है, हम ये नहीं बोलते कि कंपनी प्रॉफिट्स ना कमाए, कमाओ, प्रॉफिट्स कमाओ, लेकिन एनवायरनमेंट को खराब करके, स्पॉइल करके, नुकसान पहुंचा के, लोगों को नुकसान पहुंचा के मत करो, ऐसा नेचर को नुकसान पहुंचा के मत करो। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, यानी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोल सकते हैं। बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करो, बेस्ट टैलेंट यूज करो, बेस्ट रूल्स बनाओ, बेस्ट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करो, और हमें प्रॉफिट्स दो, बस वही है। हाँ, तो ये सब हो गया, अभी हमको कुछ नहीं है यहाँ, हमें सब कुछ क्लैरिटी मिल गया। हाँ, इंटीग्रेटेड थिंकिंग, मैनेज एंड स्ट्रेटेजाइज ऑन अ मोर इन्फॉर्म्ड बेसिस, यानी हमें सब चीज इन्फॉर्म करो, आप मैनेज करो, स्ट्रेटजी बनाओ, और हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन दो कि आप कैसे, देखिए यहां पर बताना पड़ेगा आपको। इंटीग्रेटेड एज अपोज टू सिलो थिंकिंग। सिलो थिंकिंग का मतलब क्या है, देखिए सिलो मतलब पहले सब कुछ हाइड करना चाहती थी कंपनी, यानी किसी को बताना नहीं चाहती थी हर चीज, है ना, ओके, लेकिन अब हाइड नहीं कर सकती है। नाउ इट्स नॉट सिलो थिंकिंग, नाउ इट इज लाइक यू शुड ऑलवेज कम आउट, सब चीज शेयर करो। एवरी कंपनी डिपेंडेंट ऑन रिलेशनशिप्स एंड रिसोर्सेस। माइंडसेट चेंज्ड एट बोर्ड लेवल, यानी बोर्ड लेवल से माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। एजेंडा आइटम स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, आज की डेट में आपका जो एजेंडा है वो स्टेक होल्डर से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना है ना। हाँ, नॉलेज ऑफ स्टेक होल्डर्स, लेस्टिमेट NIEs, ग्रेटर स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस, यानी एक्सपेक्टेशन बढ़ चुका है, माइंडसेट भी चेंज हो हाँ, चुका है पब्लिक का। मैनेज एंड स्ट्रेटेजाइज ऑन ए मोर इन्फॉर्म्ड बेसिस, यानी आप जो भी मैनेज कर रहे हो, स्ट्रेटेजी भी बना रहे हो, ज्यादातर उसको इन्फॉर्म करते हुए चलो। सप्लाई चेन, आप किसी से भी अपने रिलेशनशिप खराब मत करो। पहले क्या होता था मालूम है, पहले के जमाने में कंपनी क्या करती थी, सप्लायर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती थी। मैं आपको बताता हूं पहले और आज की डेट में क्या हो गया है। और बहुत कुछ ब्रिटिश एरा में था, ब्रिटिश से अब अमेरिकन सिस्टम चल रहा है। देखो आज आप, मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूं।
ये ब्रिटिश आइडियोलॉजी था जो कॉलोनिज्म के कॉलोनिस्ट था। फिर आया अमेरिकन, मैं नहीं बोलूंगा अमेरिकन बहुत दूध के धुले हैं, लेकिन आइडियोलॉजीज बदल चुकी है। ब्रिटिश क्या करते थे, आज की डेट में आप देखते हो एचआर डिपार्टमेंट, देखते हो ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। पहले एचआर नहीं होता था, पहले होता था पर्सनल। ये पर्सनल डिपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट था, वर्क को एक्सट्रैक्ट करो, यानी आपके पास जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उससे जितना खींच सकते हो खींच लो। यानी बोलेंगे ना कि आप उससे जितना एक्सट्रैक्ट करना है उसका खून चूस लो भाई, हमको मतलब नहीं है तेरा क्या है क्या नहीं है, तू 10 घंटे काम कर, 12 घंटे काम कर, 15 घंटे काम कर, हमारे को ये वर्क चाहिए, हमें टारगेट सेट किया हुआ, हमको करके देना। एचआर में ऐसा नहीं है, एचआर में वेलफेयर, ट्रेनिंग, एनवायरमेंट। यानी आज ऐसा हो गया है कि वो बंदे को बोलते हैं भाई वर्क को तुम ऐसा प्लान कर लो कि तुम पे प्रेशर ना पड़े, कोई इशू नहीं है, काम हमें करवाना है नहीं करवाना बल्कि नहीं है, लेकिन आपके हेल्थ के एक्सपेंस पे नहीं होगा। उनको टेक्नोलॉजिकली साउंड करो, उनको ट्रेन करो, उनको अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो, जिससे उनको ये लगे कि कंपनी में ये कंपनी हमारी है। यहाँ कैसा लगता था लोगों को कि ये कंपनी हमारी नहीं है, ये तो एक तरीके से उनकी है और हमें उनके लिए काम करना है, नहीं करेंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है। यहाँ ऐसा नहीं है, आपको ट्रेन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये कंपनी को छोड़ दोगे तो आपको वो लोग कुछ बोलेंगे, आप उनसे ट्रेनिंग लेने के बाद कहीं पर भी ये ट्रेनिंग को यूज कर सकते हो, नॉलेज भी शेयर कर रहे हैं। यानी आइडियोलॉजी बदल चुकी है, यानी आज कंपनीज में काम करने का तरीका बदल चुका है, यानी वो आज वेलफेयर के बारे में सोचते हैं। यूएस में तो इट्स व्हेन यू विल बी गोइंग टू यूएस यू विल अंडरस्टैंड कि यूएस में तो वो लोग आपके लिए टाइमिंग भी नहीं है कि 8 बजे आना है और शाम को 5 बजे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 12 बजे आओ, आप दोपहर के 2 बजे आओ, आप शाम के 6 बजे आओ, आप सिर्फ अपना 8 आवर्स का जॉब कंप्लीट करके चले जाओ, बस आपका वर्क कर लो। आप टाइम के बीच में आपको स्ट्रेस लगता है, आप ट्रेडमिल कर सकते हो, आप ऑफिस में साइकिलिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 1 घंटा खराब कर तो परवाह नहीं है, आप अपना 8 आवर्स पूरा करके चले कैसे भी जा सकते हो। गूगल के ऑफिस में ऐसा ही होता है ना सर? होता है। वो लोगों ने ये चीज के ऊपर सर्वे और स्टडी किया है कि ये एक टैलेंट पूल है, ये लेबर नहीं है। और लेबर भी हो, देखिए लेबर भी हो, वो भी एक इंसान है, खुश रख के काम करवाना ज्यादा लाइक इजी भी होता है और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है वो। उसको अगर प्रेशर में अगर आप काम करवाओगे तो वो कभी भी वो मतलब कोलैप्स हो जाएगा। तो पहले ब्रिटिश लोग इसी तरीके की आइडियोलॉजी से चलते थे, तो यही चीज को खत्म कर दिया गया है और अब ये चीज चल रही है। मतलब ये बोलने का मतलब है कि हम यहाँ पर सब कुछ मतलब एक बेटर वे में करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। सो पहले क्या होता था, अब देखो मैंने आपको एक छोटा एग्जांपल दिया, पहले के एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचते थे। देखो पहले का बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर, ना उसको लेबर की चिंता थी, नो लेबर वेलफेयर, यानी उनको कोई मतलब नहीं था। मैं तो बता रहा हूँ ये सब रूल्स रेगुलेशंस बहुत बाद में आए हैं, पहले वो लोग मतलब यूएस में वगैरह में काम करवाते थे, आपको यकीन नहीं होगा 16 आवर्स, यानी मेन और वुमेन कोई भी हो दो 15-16 घंटे काम किया जाता था और कोई वीकेंड नहीं, संडे भी जॉब होता था, तभी तो अमेरिका इतना डेवलप हुआ। फिर उसके बाद फोर्ड मोटर कंपनी ने आके सब चीज को देखा, स्टडी किया, उसने क्या किया, बोला कि वीक में हम 2 दिन छुट्टी लगाएंगे, हम उनसे 8 घंटे काम कराएंगे। यानी उन लोगों ने स्टडी किया, उन लोगों ने सीरियसली इस चीज के ऊपर स्टडी करके वो लोगों ने बनाया और उनको ये चीज दिखा कि ये बहुत इफेक्टिव वे में उनके लिए काम कर रहा है, ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो वेलफेयर नहीं था, सप्लायर्स को सताना, पेमेंट्स को डिले करना, ठीक है। इससे ये सब करने से क्या हो रहा था पता है, इस कंपनी का नाम खराब हो रहा था, यानी इसकी वैल्यू डिग्रेड, यानी इसकी वैल्यू कम हो रही थी, ज्यादा नहीं। अब अगर ये सब चीजें मैं अच्छा कर दूं, लेबर वेलफेयर करूं, पब्लिक भी देखती है ना कि ये कंपनी में काम कर रहे हैं ये लोग कितने दुखी हैं, सप्लायर्स रो रहे हैं पैसों के लिए और प्रोडक्ट्स भी जो दे रहे हैं वो भी अच्छे नहीं है, वो भी खराब हैं, एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, या वो कहीं ना कहीं तरीके से बहुत परफेक्शन के साथ नहीं है। तो ये सब देखते हुए अमेरिकन से स्टडी करके लेबर वेलफेयर को प्रायोरिटी दिया, सप्लायर को पैसे देने में प्रायोरिटी दिया, प्रोडक्ट बेस्ट करने में प्रायोरिटी दिया, क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब इसलिए क्या है, इससे क्या हुआ, वैल्यू क्रिएट हो गया, यानी ज्यादा अच्छा वैल्यू क्रिएट होने लगा और इनका ब्रांड वैल्यू बढ़ गया सबका, ठीक है ना।
हाँ सर। तो देखिए पहले सप्लाई चेन यानी सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखना है आपको, सबके साथ, तभी आपकी वैल्यू और अच्छी क्रिएट होगी। तो सप्लाई चेन, सप्लायर, स्टेक होल्डर्स, कोड ऑफ कंडक्ट, इम्पैक्ट, रेपुटेशन, यानी आपके रेपुटेशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है अगर आप सबसे अच्छा रहते हो तो। ट्रेसेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, यानी जहां भी खराब हो रहा है वहां सब ठीक करो। आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी इश्यूज मेटल टू बिजनेस, यानी सस्टेनेबिलिटी के लिए आप हमेशा स्ट्राइव करो, है ना, लॉन्ग टर्म का सोचो, यही सब था। अब देखें कि इंटीग्रेटेड ESG इंफॉर्मेशन अबाउट लाइक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि ये क्या बता रहे हैं वो, लाइक एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, यानी आपने एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस तीनों फैक्टर्स को जोड़ दिया, तीनों फैक्टर्स को क्लब कर दिया। ESG मींस एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे इनमें ये तीनों को क्लब करके लेंगे। अगर मुझे किसी में इन्वेस्ट करना है, मेरे को अगर सपोज एक फैक्ट्री लगानी है फॉर एग्जांपल, तो वो फैक्ट्री में मैं देखूंगा कि एनवायरनमेंट को कुछ ना हो, सोशल सोसाइटी को कुछ ना हो, और गवर्नेंस यानी मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानूं, ये तीनों होगा तो बस मैं इंटीग्रेटेड थिंकिंग है मेरी, है ना। मतलब एक अभी मेदांता का एक प्लांट आया, वेदांता है शायद, एक प्लांट उसने तमिलनाडु में लगाया, तो वहां के लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। एक तो क्या है, वो जो माइनिंग का सोच रहा है, एल्यूमिनियम माइनिंग का, जो भी वो माइनिंग पूरा का पूरा एक पूरा हिलॉक है, वो पूरा नेचर है, तो वहां के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ माइनिंग नहीं करना है आपको। तो उससे वेदांता का क्या हुआ, वो इंडिया में तो ठीक है, इंडिया में भी लोगों का अवेयरनेस आ गया, वर्ल्ड में इसका एक तरीके से इसके गुडविल के ऊपर या इसके ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए, ठीक है ना। सपोज मुझे एक फैक्ट्री लगाना है, फैक्ट्री में मैं ये देखूंगा कि एनवायरनमेंट को मैं कोई भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाऊं, या ऐसे टेक्नोलॉजी के लेके आऊं कि जिससे एनवायरनमेंट सेफ रहे। सोशल, जहां भी आसपास के लोग हैं उनको मैं लाइक एम्प्लॉयमेंट दूं, एजुकेशन दूं, हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी करके दूं, और उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। एंड गवर्नेंस, यानी गवर्नमेंट जो भी मेरे को बोलेगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस मानना है, जो भी उसको मैं पूरे कंप्लायंसेस को भी पूरा करूं। तो इससे क्या होगा, ये एक इंटीग्रेटेड थिंकिंग होगी और इससे सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी, और इससे सर्वाइवेबिलिटी भी बढ़ जाएगी और लोगों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी सेफ लगेगा। नहीं तो आप सोचो अगर आप कोई भी चीज में, इन तीनों में से कोई भी चीज में अगर आप फेल हो जाओगे, यानी आजकल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर आप एनवायरनमेंट पोल्यूशन करते हो, सपोज आप कोई भी एक फैक्ट्री लगा के बैठे हो और उसमें जो भी पोल्यूटेंट्स आप उसको लाइक रिलीज कर रहे हो वाटर बॉडीज में और लैंड में, तो उससे क्या है, लोगों के घर में पोल्यूटेड वाटर आ रहा है, क्लोरीन वाटर आ रहा है, खराब पानी आ रहा है, तो वो कंप्लेंट कर रहे हैं, कभी भी आके आपकी कंपनी को शट डाउन कर देंगे। अगर वहां पर एक बहुत बड़ा एजिटेशन हो गया, जैसे कोई भी कुछ पॉलिटिकल एजिटेशन हो गया, एक्टिविस्ट आके कर दिए, तो आपकी कंपनी बंद हो सकती है। तो शेयर होल्डर्स को क्या लगेगा, शेयर होल्डर्स को ये लगेगा कि हमारा पैसा तो डूब गया, यानी वो भी डरते रहते हैं आजकल, वो भी बहुत डर रहे हैं कि माइंडसेट बदल चुका है कंपनीज को, ये तीनों फैक्टर्स को लेके ही अपना फैक्ट्री को चलाना है। तो ये एक पॉइंट हो गया है। हाँ देखिए, कस्टमर्स को आजकल 89% कस्टमर्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो चुके हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है, हम सब लोग एक ऐसा एजुकेशन ले रहे हैं जिसमें हमारी बुक्स के पीछे भी रहता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एक्यूरेट लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन, लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं कि ये कंपनी में अगर ये सस्टेनेबिलिटी सस्टेन कब करेगा, जब ये सब कुछ अच्छी तरीके से ESG फैक्टर्स को लाइक कंप्लाई करके चलेगा। शेयरहोल्डर्स प्लेस मोर वैल्यू ऑन सस्टेनेबिलिटी इंफॉर्मेशन, शेयरहोल्डर्स ये देखते हैं आजकल कि तुम क्या कर रहे हो सस्टेनेबिलिटी के नाम पर, नहीं तो वो लोग वो कंपनी से दूर हटने का देखते हैं, ठीक है ना। बोर्ड्स होल्ड डायरेक्टर्स एज अकाउंटेबल फॉर प्रैक्टिसेस, अगर कुछ भी खराब है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर ही उंगली उठाते हैं लोग, ठीक है। तो अब ये इंटीग्रेटेड थिंकिंग के साथ अब हम अपने पर्टिकुलर स्लाइड में जाते हैं और चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। तो आप वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हो, देखो प्राइमरी पर्पस क्या है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग का, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स हु प्रोवाइड फाइनेंशियल कैपिटल टू फर्म, जो आपकी कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो कि किस तरीके से आप अपने सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी बना रहे हो जिससे आप उनके पैसों से उनको वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, और वो भी सारे के सारे कंप्लायंसेस को मानते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए, लाइक एनवायरमेंट के बारे में सोचते हुए, सोशल फैक्टर्स के बारे में सोचते हुए, ठीक है ना, और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचते हुए उनको आप बेस्ट से बेस्ट वैल्यू कैसे क्रिएट करके दे रहे हो, ये आप उनको डिस्क्लोज करोगे।
जिससे वो और हाँ। कॉन्फिडेंट होंगे आपकी कंपनी में, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएशन over the short term, medium term, long term, integrated reporting definitely aims for value creation in short, medium and long for all internal and external stakeholders of the company, achieved through six capitals. ये value creation कैसे करेंगे आप? You will create this value with 6 types of capitals. हाँ, वो capitals यहाँ पर हैं। उसमें first है financial, funds available to produce goods or provide services, यानी finance तो होना है, मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटेलेक्चुअल यानी टेक्नोलॉजी भी होनी पड़ेगी, ह्यूमन यानी आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छी कॉम्पिटेंसीज यानी बहुत अच्छे स्किल लेबर कैपेबिलिटी वाले, एक्सपीरियंस, मोटिवेशन फॉर इनोवेशन फ्रॉम पीपल, सोशल एंड रिलेशनशिप, इसको नहीं भूल सकते हम, यानी आप सबके बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए इन सबके बीच में, नेचुरल, हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ये सारे 6 कैपिटल से आप वैल्यू क्रिएट करके अपने शेयर होल्डर्स को दोगे। वैल्यू क्रिएशन कैसा हो रहा है? ये 6 कैपिटल्स आपस में लिंक होके, ठीक है ना, कंपनी की जो भी मिशन एंड विजन है उसको गवर्नेंस के साथ और उसके तहत आप एक बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर रहे हो। कंपनी का जो मिशन है वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है और विजन क्या है उसको जो अचीव करना है ना। मिशन मतलब मैं क्यों काम कर रहा हूं, मैं एक मुझे कुछ अचीव करना है और वो अचीव क्या करना है वही विजन है मेरा, ठीक है ना। मिशन क्या होता है? एक फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं और मतलब उसमें मिशन ये होता है कि गोल बनाएं, और विजन यानी हम कितने गोल्स बनाएं। गोल बनाना मिशन है, लेकिन हम इतने गोल्स बनाएंगे तो ही हम ये मैच जीत पाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। तो विजन क्या होता है? फ्यूचर होता है। मिशन क्या होता है? जिसको अचीव करने के लिए आप काम करते हो। सो गवर्नेंस, बिजनेस मॉडल एंड 6 कैपिटल्स, ये सब इसमें रहेंगे और फिर ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही सब कुछ होगा। जैसे आपके सामने एक बड़ा सा डायग्राम है यहाँ पर, बस 2 मिनट और 5 मिनट का ही चैप्टर है और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। या पेज 50 है सर। 50 ना? ओके। हाँ, यही डायग्राम था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल, मैन्युफैक्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन, सोशल एंड रिलेशनशिप, नेचुरल, ये सब मिलके ये कैपिटल हाँ आपके कैपिटल्स हैं और ये आपका मिशन एंड विजन है। उसमें आप लाइक गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, आउटलुक, रिस्क, मतलब इसमें आप गवर्नेंस के तहत रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी, आप जो भी रिस्क भी ले रहे हो, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो ले रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, परफॉर्मेंस क्या है वो भी चेक कर रहे हो, आउटलुक क्या है आपका वो भी क्लियर होना चाहिए। आपके सारे इनपुट्स हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़, आउटपुट्स, आउटकम्स निकल रहे हैं और ये आउटकम्स भी आपके मतलब जो भी फाइनेंस लगा है उसको रिटर्न्स मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग से आपका आउटपुट यानी प्रोडक्ट निकलेगा, इंटेलेक्चुअल यानी जो भी लोगों ने अपना जो भी टेक्नोलॉजी बनाया है वो टेक्नोलॉजी भी मतलब आउटपुट उससे ही उसका कुछ आउटपुट भी तो आएगा बाहर। ह्यूमन यानी आप ह्यूमन रिसोर्सेस को यूज़ कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए यानी लोगों के लिए आप प्रोडक्ट बना रहे हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, और यानी आपका सप्लायर से रिलेशनशिप है तो आप कस्टमर से भी होना चाहिए, एंड नेचुरल, नेचर पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये सब एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही होता है। सो अब आपकी इंटीग्रेटेड रिपोर्ट बन गई है। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट में आप क्या करते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव टू मेक द रिपोर्ट्स, प्रैक्टिकली बनाना नहीं है, यूजर्स कॉन्सेप्ट्स सिमिलर टू दोज इन गैप, यानी गैप के जैसे ये रिलायबल एंड कंप्लीट, फ्री फ्रॉम मेटल एरर, कॉस्ट बेनिफिट, यानी आपको सब बताना है कि मैंने किस तरीके से शॉर्ट टर्म, पहले का भी आगे का भी सोचते हुए आपको एक रिपोर्ट बनाना है, डिस्क्लोज करना है भाई ऐसा ऐसा हम लोगों ने वैल्यू क्रिएट किया है अपने लोगों के लिए। फ्री फ्रॉम मेटल एरर, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कंसिस्टेंसी, रिपोर्ट, मतलब हम ऐसा कॉन्सेप्ट ला रहे हैं तो इसका कुछ खर्चा भी होता है, और खर्चा यानी जो भी कुछ बोर्ड्स हैं वो बना के देते हैं आपको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए। तो अभी ये उतना कुछ मतलब एप्लीकेबिलिटी में नहीं है, उतना कॉन्सेप्ट्स भी नहीं आया है, थियरी में ही है। कंसिस्टेंसी और कंपेरेबिलिटी यानी पहले से बेहतर हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट के कुछ एलिमेंट्स like content elements are intended to answer what firm does, क्या फर्म क्या कर रही है, how governance structure supports value creation, यानी आपका जो भी गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आपके रूल्स रेगुलेशंस कैसे वैल्यू क्रिएशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, आपके चैलेंजेस क्या है, और आप आगे क्या प्लान कर रहे हो। इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, जनरल रिपोर्टिंग गाइडेंस, डिस्क्लोजर ऑफ मेटल मैटर्स, यानी जो कुछ भी डिस्क्लोज करना है आपको करो। डिस्क्लोज मतलब आप जो भी आपके वैल्यू क्रिएशन में जो जो मटेरियल आपका है, जो भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स उसको बताओ। कैपिटल कितना कितना क्या लगता है, किस में कितना लगता है वो बताओ,
शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में आप जो भी टाइम फ्रेम में आप क्या क्या कर रहे हैं वो बताओ, एंड इन टोटलिटी यानी सबको मिलाकर आपका क्या मतलब आउटपुट है, और सबको अलग अलग करके आपका क्या लाइक किसमें कितना कितना आपका रिसोर्स लगा है वो बताओ. एग्रीगेशन इज नथिंग बट टोटल, डिसएग्रीगेशन इज नथिंग बट सिंगल. बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ अडॉप्टिंग इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग. बेनिफिट्स यानी अब ये अडॉप्ट कर रहे हैं बहुत सारे कंपनीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स को बताना कि भाई हम आप जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किए हो तो आप अश्योर रहो कि हम आपको दी बेस्ट, आपकी इन्वेस्टमेंट दी बेस्ट कंपनी में लगी है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस से काम कर रही है ना, जो मतलब कोई भी तरीके से किसी भी चीज का मिसयूज नहीं कर रही है, सस्टेनेबिलिटी का सोच के, लॉन्ग टर्म का सोच के काम कर रही है, यानी वो मीडियम का भी सोचती है, आगे का भी सोचती है और पीछे का भी वो कंसिडर करती है. बेनिफिट्स improves quality of information available to external users, and external users को भी मालूम होता है कि भाई कंपनी क्या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है. challenges not defined, अभी कोई रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नहीं आया है तो जो कंपनी देगी वही मानना पड़ेगा हमको. promotes cohesive and efficient approach to corporate reporting based on ability to create value, यानी एक तरीके से एक एफिशिएंट अप्रोच है कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के साथ साथ वो आपको वैल्यू क्रिएशन के बारे में बता रहे हैं. एंड इफ इज कॉम्प्लेक्स इफ ऑपरेशंस आर डाइवर्स, बहुत ज़्यादा अगर ऑपरेशंस होंगे तो वैल्यू क्रिएशन हर किसी में बताना एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हर किसी चीज में वैल्यू क्रिएट हो रहा है बताना बहुत मुश्किल है. एनहांसेस अकाउंटेबिलिटी एंड स्टीवर्डशिप ऑफ 6 कैपिटल्स, यानी ये 6 के 6 कैपिटल जो हमने देखा, फाइनेंशियल, ह्यूमन, जो भी कैपिटल्स हमने देखा उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ चुकी है. और मतलब ये चीज आप क्लियरली बता रहे हैं कि आप इन चीजों को आइसोलेशन में रख के भी बता रहे हैं कि कैसे आपने इनको कितना मैक्सिमम वे में यूज किया है. एडेड रिपोर्टेड बर्डिंग, मतलब अब इनके ऊपर रिपोर्टिंग का बर्डन भी बढ़ चुका है और कॉस्ट भी बढ़ चुका है, हर चीज का कॉस्ट है, जितना लंबा खींचेगा उतना पैसा खर्च होगा, एंड लिटिगेशन भी बहुत हद तक हो रहा है, यानी एडेड रिस्क ऑफ लिटिगेशन ड्यू टू यूज ऑफ क्वालिटेटिव एंड फोरकास्टेड इन्फो. तो ये तो हमारा हो चुका है. और कल हम लोग क्या चैप्टर करेंगे प्लान करते हैं. ठीक है, कल हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं तो मैं देख लेता हूँ. We will see what we'll do. इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट, हाँ ये था. हाँ कर सकते, कोई भी एक चैप्टर देख रहा हूँ मैं क्या करना है. अभी जून वाले जो एग्जाम वो हो गया क्या सर, सीएमए का मई जून का जो स्लॉट है? विंडो नहीं है. अच्छा, ये विंडो कैंसिल हो गया ना बिकॉज ऑफ कोविड. अभी देखिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं. तो हम लोगों ने क्या क्या फिनिश कर लिया है. एक तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, इंटीग्रेटेड हो गया, खत्म हो गया है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गया. रिसीवेबल कर लेंगे ना. कैश इक्विवेलेंस नहीं हुआ. हाँ तो ये कैश इक्विवेलेंट और रिसीवेबल खत्म कर लेते हैं कल, ज्यादा है भी नहीं इसमें. इन्वेंट्री हो चुका है, बस इन्वेंट्री में वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो एक 5 मिनट्स का डिस्कशन करना है बस. एंट्रीज को फिर से एक बार देंगे 5 मिनट्स, बस ओनली 5 मिनट्स. एंड इन्वेस्टमेंट्स या इसमें उसमें कोई भी कर ले, ये 2 ही करना है तो ये फिनिश एसेट सेक्शन. उसके बाद फिर लायबिलिटीज में लायबिलिटीज है, बस लायबिलिटीज करना है और इनकम स्टेटमेंट करना है. तो वही है कि ये वीक में हमारा 3 से 4 चैप्टर हो जाने चाहिए, तो फिर फिनिश हो जाएगा हमारा ये वीक में. ठीक है ना. यही थोड़ा सा टाइम लेगा. बजटिंग इज वेरी सिंपल, वो तो मतलब पूरा हम लोग बहुत जल्दी उसको खत्म कर सकते हैं. यानी समझ लो आप 1 वीक के अंदर में हम अच्छा खासा मतलब स्लाइड्स लगा के टॉपिक का फिनिश कर सकते हैं उसको, ज्यादा कुछ है नहीं. फिर वेरिएंसेस पे बजटिंग पूरा थियरी है ना, कुछ है ही नहीं उसके अंदर. वो भी मैं आपको बजट्स कराऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा बजट कैसे बजट बनाना है. वो लोग तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं. I will teach you how to make a cash budget, sales budget वगैरह सब. ठीक है. हाँ सर. ओके तारा, फिर see you tomorrow and thank you. Have a nice day. Bye bye. हाँ सर, थैंक यू सर. बाय सर. बाय.